जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करने वाले हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ मिलने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे एक चीज़ काम आएगी आपको बार बार, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। बुक को अपन एक बार साइड करेंगे, अपन पहले बात करेंगे बेसिक की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा। a2x प्लस b2y और इज इक्वल टू c2, ये सेकंड इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा। अभी आप सोच रहे हैं क्या है, तो आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो 3x माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और कोई एक इक्वेशन मिल जाए आपको, मान लो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 4। तो आप मुझे इसको और इसको कंपेयर करके बताओ। x के साथ में आपको a1 मिल रहा है पहले, तो यहाँ पे x के साथ में कौन है 3, तो आपका a1 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक सिंपली आप बता सकते हैं b1 कितना है जी 3 है, c1 कितना है 5 है जी। सर आपको 3y क्यों नहीं लग रहा b1? बेटा b1 और y, 3 और y, तो y से y कंपेयर हो गया तो b1 से कंपेयर कौन होगा 3 होगा, तो b1 कौन है अपना 3 है। ठीक है, ऐसे आप इसको देखो अगले को। अगर आगे वाले में अपन देखें a2, तो a2 कितना दिख रहा है आपको, a2 दिख रहा होगा 2। b2, अब b2 में बच्चे गलती क्या करते हैं 7 बोलते हैं b2 को, लेकिन आपको इसे b2 को -7 बोलना चाहिए। कितना बोलना चाहिए -7। c2 को 4, -7 क्योंकि इसके साथ माइनस है। फिर आप कहोगे सर आपने इसके साथ प्लस क्यों नहीं बोला? बटे अगर अपन 3 लिखते हैं ना, वो ऑलरेडी प्लस है, तो उसमें तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले माइनस दिखाने की जरूरत है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको लिखा मिल गया 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या दूसरी इक्वेशन 7x प्लस 6y। मैं आपकी बुक की ही इक्वेशन ले रहा हूँ। तो इसमें a1 कौन है आपका 5 है, b1 कौन है -4, बेटा -4 है ना। c1, अब आप देखो वहाँ देख रहे हो c1 उधर की साइड है, इसमें नंबर इधर की साइड में, तो आप इसको उधर की साइड लेकर लिख लो या इधर भी लिख सकते हो। बाकी मैंने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा तो आप उधर लेकर लिख सकते हो उसको। तो c1 कौन है आपका 8 उधर गया तो -8, तो a1 b1 c1 हो गया। ऐसे a2 कितना है 7, b2 कितना है 6, c2 9 उधर गया तो +9। तो ऐसे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब ये तो हो गया a1 b1 a2 b2 c2, आपको फाइंड कैसे करना है इसकी बात। अब इससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है कि आप ग्राफ बनाने से पहले ये बता पाओ कि ग्राफ बनेगा कैसे। जैसे अगर कभी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, ये केस फर्स्ट है। कभी अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो लाइंस जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी। ग्राफ में जो लाइंस होंगी ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक इसमें है, ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। नंबर 2, अगर कभी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों केस इज कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। ओके, और अपने को यहाँ मिलेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। और इसको भी अपन बोल लेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, इसके बाद तीसरा केस जो आता है वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर आपको मिलेंगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में होता है नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये टेबल आपको मैं बिल्कुल एक याद करने का इजी तरीका बताता हूँ। देखो आपके पास 3 केसेज हैं। पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइन समझो, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूँ। मैं आपको यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 ही पॉइंट पे करेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक ये पेन है और एक ये पेन, एक 2 लाइन है। अगर ये और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इनको आप पीछे बढ़ा लीजिए, जैसे आगे बढ़ा दीजिए, आगे कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। एक बात हो गई। कोइंसिडेंस का मतलब है कि एक ये लाइन और एक लाइन। अभी बताओ आप कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती नजर आ रही है? सर बहुत सारे पॉइंट हैं। अभी तो एक पॉइंट है, लेकिन ऐसे तो सारी लाइन पूरी पूरी पे टच कर रही है। यानी लाइन क्यों कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, यानी लाइन पर लाइन रहेगी वहां पे। तो जब लाइन पर लाइन रहेगी तो बहुत सारी जगह टच करेगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशन इन मैनी सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे टच करेगी इंटरसेक्टिंग होगी,
तो यूनिक यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन भी होता है। और जब दोनों केसेज में सॉल्यूशन है तो उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जब कभी सॉल्यूशन नहीं होता है ना उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। पैरेलल की सिचुएशन देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अभी ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन। सिंपल, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन बोलो, कंसिस्टेंट। अगर वो तीनों इक्वल केस में आ गए तो कॉन्स्टेंट मतलब लाइन पर लाइन है तो बहुत सारी जगह पर ये टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और तीसरी कंडीशन अगर पैरेलल, पैरेलल पे अगर मान लो लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं तो उसके सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ये तो अपनी वो टेबल होगी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मैं इसका अभी है ना फर्स्ट क्वेश्चन की वजह पहले सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी मैंने टेबल बताई तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आ पैरेलल कांस्टेंट। तीनों केसेज में आपको बताना है कि लाइंस आपकी कैसा ग्राफ शो करेंगी। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y -9 यहीं पे है और =0। मैंने बोला या तो 8 और 9 आप इधर ही रख लो, उधर रख लो। अब मैंने जैसे C1 C2 उधर रख के बताया तो मैं आपको A1 A2 इधर ही उधर लेकर के समझा देता हूँ। 5x - 4y, 8 उधर गया नेगेटिव हो गया, 7x + 6y, 9 उधर गया नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। वापस बता देता हूँ, अगर आप उधर भी रख के करते हैं तो गलत नहीं है। अब मुझे चेक करना है ये वाले फॉर्म, तो मुझे पहले A1 A2 पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ A1 1 वाले जितने भी हैं ना, ये 1 1 1 यानी A1 B1 C1 ये फर्स्ट इक्वेशन में मिलेंगे। दूसरे A2 B2 C2 ये मिलेगा आपको सेकंड वाले में। तो मेरे को A1 में मिलेगा यहाँ पे कितना है 5 है, A2 वहाँ पे मिलेगा कितना है 7 है। कैंसिल होता है, नहीं होता, छोड़ दो इधर ही। ऐसे B1/B2 -4 है B1 और B2 कितना 6 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे -2 कितना बचेगा 3। ऐसे ही C1/C2 कर लो, C1/C2, C1 -8 है, C2 9 है, कैंसिल नहीं होता, इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे चलो, पहला केस कहता है कि दोनों नॉट इक्वल। अब बताओ पहला A1/A2 B1/B2 ये इक्वल है क्या, 5/7 और -2/3 इक्वल होंगे, नहीं है, तो पहले केस में मिल गई। अब कहोगे सर बाकी सब में तो C1 C2 का जिक्र होता है, यहाँ नहीं होता, तो इसका भी आप सुनो आंसर। A1 A2 और B1 B2 नॉट इक्वल हो गए तो आपको आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है, बस C1 C2 की कोई बात नहीं करनी है आपको। हाँ, अगर दो इक्वल है तो आपको C1 C2 भी देखना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ ये इक्वल है और आगे पता चला नहीं इक्वल है तो देखना पड़ेगा। लेकिन पहला ही नॉट इक्वल तो आप आगे C1 C2 की बात ही मत करो। तो यहाँ पे मेरा 5/7 जो है वो -2/3 के इक्वल नहीं है तो मैं किस केस को फॉलो कर रहा हूँ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर, बहुत सिंपल है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी मैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको। चलो आप डिसाइड करो, सेकंड बताऊँ थर्ड बताऊँ। एक क्वेश्चन बताऊँगा इनमें से, ये बता देता हूँ सेकंड वाला। वैसे ये तीनों एक एक एग्जाम्पल है आपका। 9x + 3y और +12 है। देखो +12 है ना, मैं 12 को उधर लिख लेता हूँ, -12। ओके, ये तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी। सेकंड वाली देखना, 18x + 6y + 24 है। तो 18x + 6y प्लस का 24 है ना, मैं उधर लिख लेता हूँ, ये -24 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन है। तो अभी A1/A2 देख लेते हैं। A1 कितना है, ये 9 है, और 2 वाला मिलेगा सेकंड में, ये 18 है। 9/18 कैंसिल हो, 9/18 कैंसिल करो, 1/2 बचेगा। ओके, ऐसे ही B1/B2 चेक करो। B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है, कैंसिल करोगे 1/2। C1/C2 चेक करेंगे, -12/-24 का कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस का 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो देखो 1/2 1/2 1/2, बताओ कौन सा केस लग रहा है आपका, ये वाला। तो लाइंस कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट। आपसे यहाँ पे लाइंस पूछा है, अगर आपसे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो ये वाला केस भी बता दो साथ साथ, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछे, ये तो है टाइप ऑफ लाइन, ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे, और ये है
टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ऐसे पूछा तो ये बता दो। तो इस केस में कौन सा होगा लास्ट वाले में, ये होगा कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो सेकंड के दोनों। तो दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको फॉर्म करनी इक्वेशन और ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ईजी काम है। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। सबसे पहली बात अच्छे से सुन लो, इस पूरी बुक में आपको है ना, सॉरी पूरी बुक का नाम है, पूरी चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे और 2 वेरिएबल मिलने की जगह होगी। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की बात चली है तो आपको वो एक्स वाई मान के आगे क्वेश्चन करना है। इसने बोला ना नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। जो चीज़ फाइंड करा था ना उसी को मान लो। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स मान दिया मैंने। ओके, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। चाहे बॉयज़ को एक्स मान लो, कोई मैटर नहीं करता। ओके, समझना 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल 10 स्टूडेंट है, इसका मतलब x प्लस वाई मिलकर के 10 स्टूडेंट है क्लास में, पहला केस। इसके बाद आपका सेकंड केस क्या है देखते हैं। सेकंड केस में भी आपको ऐसे स्टडी करनी है लाइन को और पढ़ना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा काम। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कौन है, एक्स है जी, इज, जब भी इज आए आप उसका मतलब इक्वल समझेंगे। इक्वेशन बनाते टाइम इज का मतलब इक्वल समझना है। इज का मतलब आप अच्छे से याद रखना, इज इक्वल होता है। ओके, ये आप कर लोगे तो आगे इक्वेशंस बनाने में, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपने ये इक्वेशन बनाने का समझा मेरे से, तो आप आगे जो 3.3 की वीडियोज हैं उनके इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत स्मूथली आप इक्वेशन बना पाओगे। इज का मतलब होता है इक्वल। फिर इज बोला 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन, 4 ज़्यादा, ज़्यादा होना। तो देखो वाई जो है ना वो नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो बॉयज़ से गर्ल्स 4 ज़्यादा है। तो मैंने बोला ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, गर्ल्स इज, तो गर्ल्स कौन है, एक्स, इज का मतलब इक्वल। तो बोला 4 मोर देन, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा बोले तो प्लस, लेस बोलता तो माइनस करता। नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कौन है, वाई, उससे 4 ज़्यादा। ओके, तो वाई को आप इधर ले लीजिएगा और आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है ये सेकेंड। ओके, अभी मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, या तो मैं y इक्वल टू लिख लूँ या x इक्वल टू लिख लूँ, एक ही बात है, 10 माइनस वाई। ओके, इससे अपन टेबल फॉर्म करेंगे। सीधी वैल्यू ले लूँ क्या, इसकी तो सीधी वैल्यू ले सकता हूँ, छोटा है ये, इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करना आपने। मान लो y की जगह मैं 3 रखता हूँ, है ना, y की लाइन में मैंने 3 लिखा तो 3 माइनस होता है x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 7। ओके, और y की जगह मान लो मैंने 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा ऐसे इसके तरीके से चेंज कर लेता हूँ। y उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, एक्स वाई। y की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो x मेरा 5 आएगा, y की जगह 2 रखता हूँ तो x मेरा 6 आएगा। 2 रखूँगा ना, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। अभी देखिए सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो ग्राफ बनाते हैं अपन। ग्राफ में पॉजिटिव वाला डायरेक्शन बढ़ा रखेंगे अपन, गौर से देखना। ग्राफ को मैंने जो लाइनें खींची ना, अभी मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा तो मेरा थोड़ा मिस्टेक भी कर सकता है। आप ग्राफ पे बनाएंगे आपका सही बनेगा बिल्कुल, मुझे केवल समझाना है आपको, अच्छे से देखना। मैंने ये लाइनें छोटी से ले लिखी कि इधर y नेगेटिव होता है, इधर x नेगेटिव। जब x और y नेगेटिव है ही नहीं तो बड़ी लाइन क्यों खींचनी। x बड़े से बड़ा 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर दिया मैंने। y बड़े से बड़ा 5 है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। और ये इधर माइनस का एक एक नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखने का मतलब भी नहीं निकलता कुछ। 7 3, अब देखो 7 कौन है, 7 है आपका x और 3 है ये, 7 3 आपका कुछ इधर मिलेगा। मैं बता रहा कि गड़बड़ हो सकती है मेरी, आप ग्राफ पेपर पर स्केल से करेंगे बिल्कुल से बनेगा। 5 5 कहाँ है, 5 5 यहाँ पे है जी, तो इसकी लाइन आपकी कुछ ऐसे आएगी। ओके, इस पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस इक्वेशन को लिखना जिस इक्वेशन की लाइन है। 5 और 1 देखो, 5 और 1, 5 और 1 कुछ यहाँ पे होगा। 6 2 कहाँ पे होगा, 6 2 कुछ इधर होगा, थोड़ा ही पास है।
ओके, इसको भी अपन इंक्रीज कर लेते हैं। ये कुछ 6 2 थोड़ा नीचे हो गया यार यहाँ पे। ये तो इससे इस पॉइंट से पास कर गया। इसकी इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये पी पॉइंट आपका आंसर है। पी पे x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3 है। आप ग्राफ से बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलेगा। और आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज ली है इसके अलावा भी कुछ वैल्यू होती है ना आपकी, तो भी ग्राफ आपका वही बनता जो मेरा बनेगा, इसी पोजीशन का बनेगा। ठीक है, 7 3। सो x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 3। अब आपने x किसे माना जी, नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7। नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या माना y, तो y कितनी है 3, यानी बॉयज़ 3 है गर्ल्स 7 है, टोटल 10 आता है, डिफरेंस देखो तो 4 आ जाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन बना देता हूँ मैं, देखिएगा। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। देखो दो चीज़ मैंने बताई ना, पहले वाले केस में बॉयज़ और गर्ल थी, यहाँ पे पेन और पेंसिल है। तो लेट द, अच्छा पहले पढ़ लो क्वेश्चन, आप कहोगे कि क्या मानना है पता नहीं। 5 पेंसिल 7 पेन, नंबर ऑफ पेंसिल और पेन दिए हैं और कॉस्ट बोली 50, लेकिन आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट नहीं दिया ना। अब लास्ट लाइन में जाओ, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। आपको जो चीज़ पूछ रहा है ना वही माननी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, आपने मान लिया x रुपये की एक पेंसिल आती है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपये का मान लिया। आप ये नहीं मान सकते सर 10 रुपये का एक पेंसिल मान ली, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कितने रुपए का होगा पता नहीं, तो आपको x इसलिए मानना पड़ता है। अब बोला 5 पेंसिल 7 पेन, जो केस फर्स्ट है उसकी बात करता हूँ। समझना, जब एक पेंसिल x की आती है, 2 पेंसिल 2x की, 3 पेंसिल 3x की, ऐसे 5 पेंसिल 5x की, है ना। फिर है 7 पेन, एक पेन y रुपये का है, 7 पेन कितना होगा 7y, टुगेदर का मतलब एक साथ है नहीं प्लस, और टोटल रुपए कितने दे रहा है 50, ये 50 रुपये दे दिया। अगला है 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर, केस सेकंड पे चलते हैं। 7 तो पेन है, ओके, 7 पेंसिल है, 5 पेन्स 5y इक्वल टू कितना 46, ये सेकंड केस है। अब देखो आपको मैंने ग्राफ इसका बता दिया, इसका मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये कहोगे सर उसकी जो इक्वेशन है वो बहुत इजी थी, इसमें आपको टेबल बनाने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो मैं इसकी आपको एक टेबल बना देता हूँ, सेकंड केस वाली बता देता हूँ। 7x, मान लो 5 उधर गया तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और 7 मल्टीप्लाई का उधर गया तो ये जाएगा डिवाइड में। इसको ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यूज निकालनी है। अब देखो नीचे 7 है, ऊपर कुछ ऐसा बना लो जिसमें 7 का डिवाइड चल जाए। थोड़ा y के बारे में सोचना पड़ेगा। y मैं रखूँ कितना, y रख लेता हूँ 5, x इक्वल टू कितना होगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, तो 46 5 5 25 अपॉन 7, इट मीन्स 21 अपॉन 7, इट मीन्स 3। यानी मेरी जब x की वैल्यू आ रही है ना, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 5। अब 5 नहीं लिख सकते पहले, क्योंकि y 5 और सेकंड पोजीशन y के लिए रिजर्व है, फर्स्ट x के लिए, पहले x ही लिखना है आपने। ऐसे ही आप एक वैल्यू और सोचिए जिसमें 7 का डिवाइड चला जाए। देखो मैं थोड़ा जल्दी सोच पा रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, आपको थोड़ा समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोचेगा। नीचे 7 है, 7 का डिवाइड होना चाहिए बस। y की वैल्यू -2 रखने वाला हूँ मैं, 46 माइनस 5 -2 अपॉन में आपको करना है 7, तो 46 माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 7, तो ये आएगा टोटल कितना 56 अपॉन 7, और ये आपको 8 टाइम्स डिवाइड कर देगा इसका, तो x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू -2। ऐसे मैंने 2 वैल्यूज निकाली। ओके, आप इसको सोल्व करेंगे, आपको एक वैल्यू बताओ इसकी, सिंपल सी, चलो बताता हूँ। पहले इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ मैं। y इक्वल टू लिखो, x इक्वल टू, मान लो मैं x इक्वल टू लिख लेता हूँ, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, और x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन में है 5 पे डिवाइड होना चाहिए। देखो y की वैल्यू 0 रख दो, आप 0 रख दो, 50 में डिवाइड चला जाएगा ना 5 का, एक वैल्यू। अब मैंने एक बता दी, एक आप खुद सोच लीजिएगा और इसका फिर ग्राफ बनाइएगा, और नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ग्राफ फिर से इसका बना के बता दूंगा। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, सबको कंपेयर करना है। फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये जो आपको 5 क्वेश्चन मिले ना, यहाँ पे ये बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ओके, तो फटाफट कर लेते हैं इनको। थर्ड का फर्स्ट ले रहा हूँ पहले। क्या है क्वेश्चन, देखता है। 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 2x - 3y = 7। देखो, सबसे पहले A1/A2 बताओ मेरे को। A1 कितना है, 3 है, अपॉन A2 कितना है, 2। अब तो पता चल गया ना A1 A2, कटता नहीं, छोड़ दीजिए इसको यहाँ पे। B1/B2 चेक करो, B1 2 है, B2 -3 है। इसको आप है ना माइनस को यहाँ 2/3 लिख सकते, नीचे और ऊपर माइनस आप बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है C1/C2, C1 देखो कितना है, C1 5 है, C2 7 है। आप मुझे बताओ ये कोई भी आपस में इक्वल है क्या? आप इसे और इसे इक्वल मानते हो? नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। याद करो 3 केस थे, एक नॉट इक्वल का, एक बार तीनों इक्वल था, और एक केस था एक बार इक्वल था, दूसरा नॉट इक्वल था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे रहा, कहाँ गया, ये रहा। ये है आपका नॉट इक्वल, तीनों इक्वल, और एक इक्वल एक नॉट इक्वल, ठीक है। अगर नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट, सारे इक्वल हैं तो भी कंसिस्टेंट। लेकिन ये मिक्सर काम है ना, कि इक्वल भी हो गया नॉट इक्वल भी हो गया, तो ये मिक्सर वाला काम है ना, इनकंसिस्टेंट। ये ध्यान रखना आप, ओके, ऐसे याद रखना। इक्वल है तो कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट, लेकिन बीच का काम है ना दोनों वाला, तो फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आप लिखेंगे 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। मेरे कहने से नहीं, आप देखो खुद भी इक्वल नहीं है ये, तो कौन सी केस अप्लाई हो रही है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो यहाँ पर बोला कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ये बताना। तो भाई कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा आगे। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इजी है, कर लेना। मैं थर्ड बता देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे थर्ड ही तो पूछना हमें, तो ये जो अपॉन के, डेसिमल के, थोड़े टिपिकल से क्वेश्चन दिखते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि सर बस ये बता दो, मैं तो और नहीं पूछना कुछ भी। ये आ गया। पहली बात तो ये कि ऐसे इक्वेशंस को हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन है ना, मैं आपको एक राय दूंगा, जब भी ऐसा मिले आप उसका एलसीएम लेकर उसे सोल्व करके सही करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का डिवाइड करूँ 3 टाइम्स, 2 का डिवाइड करूँ 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, 3 का डिवाइड करूँ 2 टाइम, 2 को 5 से करूँ 10y = 7। ये 6 नीचे डिवाइड में बैठा है, उधर किक कर दो इसको, उधर किक करोगे तो किसका चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई का। 7 6 जा 42। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये, और सेकंड में मैंने कोई चेंज नहीं किया प्यारे बच्चों, सेकंड मेरी लाडलो सेम इक्वेशन है, ओके। अब A1/A2, A1 कितना है 9, A2 कितना है 9, कट गया ये तो 1 आया। B1/B2, थोड़ा गैप दे दीजिए, कोमा वगैरह लगा के सेपरेट रखिएगा, अलग अलग दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। B1/B2 10/-n, कैंसिल करोगे तो -1 आएगा ना। C1/C2 करो, C1 42, C2 14, कैंसिल करो कितना आएगा 3। आप मुझे बताओ 1 - 3 और 3 1 - 1 और 3 इक्वल नहीं हो सकते ना। अब 1 इज नॉट इक्वल टू -1। अब मैंने बताया जब दो पहले वाले नॉट इक्वल हो तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तीसरा काम नहीं लिया ना, यहाँ पे दो नॉट इक्वल थे तो पहला केस अप्लाई हो गया। कौन सा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो ये क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला। तो इसका फोर्थ आप कर लेंगे आई थिंक। फिफ्थ में देखो अपॉन है, बताऊँ क्या? चलो बता देता हूँ। 4/3x + 2y = 8। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। और 2x + 3y = 12 ओके। अभी ये देखो वापस से है ना अपॉन आ रहा है, तो मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ नीचे 1 मान लेता हूँ, 3 आ गया एलसीएम में। 3 का डिवाइड करूँगा तो ये 4x ही रहेगा सेम। 1 का डिवाइड करूँगा 3 टाइम, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 2y = 8, तो 4x + 2y, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई तो 24। ये फर्स्ट इक्वेशन अब बन गई ये। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताना कि आपका कंसिस्टेंट आता कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट है। फोर्थ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। बात वही कर रहा है सभी कि इन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कौन सा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये ऊपर आ रहे हैं ना इनमें। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब मुझे बताओ आप इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या?
सुनना मेरी बात को, आप इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब नो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकालोगे कैसे। ठीक वही बात है, इसमें बोला कि चेक करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है, बोला देखो आप पढ़ना वापस से, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो, अदरवाइज नहीं करने। कभी आप है ना इनकंसिस्टेंट का भी ग्राफ बनाने लग जाओ, ग्राफ तो बना दोगे लेकिन उसका आंसर नहीं आएगा। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो करते हैं शुरू। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही ले लेते हैं पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ग्राफ तो बनाना है मेरे को, देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ग्राफ तो बनाना है, लेकिन कब बनाना है, जब ये कंसिस्टेंट हो। तो मेरा पहला काम तो कंसिस्टेंट ढूंढना हो गया ना क्लास। तो देखो a1/a2 करता हूँ पहले। a1 दिख रहा है कुछ, सर यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 लिख देते हैं। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको x के साथ कोई नंबर दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताओ 2x होता तो 2 दिखता, 3x होता 3 दिखता, 4x होता तो 4 दिखता। तो x के साथ 1 देखो ना आप, x के साथ कितना दिखना चाहिए आपको 1। सर 0 क्यों नहीं दिख रहा, 0x होता तो उसको 0 ही लिखते, उसको क्या दिखाने की आवश्यकता है। तो 1x यानी 1 है यहाँ पे, दिख नहीं रहा बस। तो 1/, कितना 2, b1/b2 करो, 1/2, c1/c2 करो, 5 कितना 10, 5/10 को कैंसिल करोगे 1/2। ये सब इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। कौन सा केस, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों इक्वल। इट मीन्स याद करो लाइन के ऊपर लाइन है, मैनी सॉल्यूशन वाला, मैनी सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन तो है ना कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। अब आपको इसमें कौन सा महाभारत लग रहा है, इजी है ना काम, x प्लस वाई 2x प्लस 2y छोटा काम है। इसको आना आप ग्राफ बना लीजिएगा इसका, और आपसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, x माइनस वाई इक्वल टू 8। सिंपल ही लग रहा है मेरे को। इसमें से मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, कौन सा बताऊँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो जो, फोर्थ चेक करता हूँ अजीब है कि नहीं। वैसे तो सारे सिंपल हैं यहाँ पे। आप सोचोगे सर ग्राफ नहीं बता रहे आप इसका। अगर आपको ग्राफ पूछना हो तो आप कमेंट में इसके रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, मैं ग्राफ डिस्कस कर लूँगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी इस चैनल पे तो आपको ग्राफ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा मैं पुरानी वाली वीडियो का, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इस 2 को उधर ले जाता हूँ पॉजिटिव, अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा। 5 को उधर ले जाता हूँ पॉजिटिव, अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन मानूंगा। a1/a2, 2 कितना 4, करो कैंसिल, 1/2 आएगा सर। दूसरा b1/b2, -2/-4, करो कैंसिल, माइनस से माइनस 1/2 आएगा सर। c1c2, 2/5, नहीं कर सकते कैंसिल, कुछ नहीं होगा। देखो ये और ये इक्वल है 1/2 1/2, पर ये नॉट इक्वल है। कौन सी केस आ रही है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू, लास्ट क्या नंबर था अपना 2/5। तो दो तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। ये आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स ये नो सॉल्यूशन वाला केस है ना, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना नहीं है, तो आपका देखो फोर्थ क्वेश्चन तो इनकंसिस्टेंट निकला, ग्राफ बनाओगे नहीं उसमें। अगर कोई कंसिस्टेंट निकले उसका ग्राफ बना देना, ठीक है, तो काम हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 3.2 कर लेंगे अपन। अब यहाँ पे आपको ना एक इस क्वेश्चन में कई बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इक्वेशन बनाने में हमें दिक्कत आ रही है। देखो बहुत ईजी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, समझना रेक्टेंगल आ रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। भाई मैंने कहा था आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, फिक्स मिलेंगे 2 इक्वेशन, कभी कम नहीं मिल सकती, और 2 वेरिएबल मिलेंगे, तो पक्का ही 2 वेरिएबल मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने गौर किया, लेंथ ऑफ डायमेंशन पूछ रहा है। देखो मैंने बोला ना जो फाइंड करे वही, जो फाइंड करवाए उसी को मान लो। फाइंड द डायमेंशन, अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में कौन कौन है भाई, रेक्टेंगल में तो एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। अच्छा जब भी ये लेट करो ना आप, इसको सेंटीमीटर माने मीटर माने, चेक कर लेते हैं बुक में। देखो यहाँ पे मीटर में आ रही है डेटा, तो आपको मीटर ही मानना है। एक चीज़ और ध्यान रखना,
जब भी आपको बड़ा और छोटा दो में से एक्स और वाई मानना तो कोशिश किया करो बड़े वाली वैल्यू को आप एक्स मानोगे। लेट द विड्थ ऑफ गार्डन वाई मीटर, विड्थ मानी मैंने वाई और मैंने लेंथ मान ली एक्स। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की गहराई में। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, आधा। जिस गार्डन की लेंथ है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इज 36 मीटर। ये 36 क्या है समझना। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा, वो 36, यानी इसका मतलब पेरीमीटर का आधा कितना है 36। तो केस फर्स्ट लेके आ रहा हूँ मैं। मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर होता है एल इंटू बी, मत बोलना 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिएगा, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो पेरीमीटर है, लेकिन पेरीमीटर का भी बोला हाफ द पेरीमीटर। ठीक है जी, कर देंगे हाफ। लो जी, हाफ कर दिया पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या था 2 इंटू एल प्लस बी, तो लिख नहीं सकता, लेंथ को मैंने एक्स माना हुआ है, एल का मतलब लेंथ, बी को मतलब विड्थ होती थी अपनी, ब्रेथ होती थी, वो कितनी मानी मैंने वाई। ठीक है जी, ये एक्स वाई माना हुआ है, मैंने पेरीमीटर का हाफ कर दिया। अब मैंने बताया था इज का मतलब इक्वल होता है, घूम फिर के विड्थ इज 36 मीटर, तो इज का मतलब इक्वल और कितना है 36। 2 से 2 कैंसिल कर लूँ तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 मिला। ये आपका केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ है ना 4 मोर देन है विड्थ से, समझना बात को। लेंथ इज 4 मोर देन, लेंथ कौन है एक्स, लेंथ इज का मतलब इक्वल 4 मोर देन ऑफ इट्स विड्थ, 4 ज़्यादा है विड्थ से, विड्थ किसको माना है वाई, और उसमें कितना प्लस करूँ 4 मोर देन में प्लस, लेस देन में माइनस। मैंने लेंथ में प्लस नहीं किया, समझना मेरी बात को, लेंथ में प्लस नहीं किया। आप इसको ऐसे समझो, देखो तुम्हारे पास 10 रुपये, मेरे पास 6 रुपये हैं, तुम्हारे पास 4 ज़्यादा है, क्या हम दोनों इक्वल हैं आपस में? नहीं है सर इक्वल अपन। ठीक है, तुम्हारे पास 4 ज़्यादा, मैं तुम में ऐड कर दूँ 4, अब इक्वल है क्या सर? अब भी नहीं है। चलो तुम्हारे पास 4 ज़्यादा है, मुझ में ऐड कर लूँ 4, तो इक्वल है क्या? बिल्कुल, अब इक्वल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास ज़्यादा, लेकिन ऐड मेरे में किया मैंने, क्योंकि बीच में मेरे को इक्वल का साइन चाहिए। इक्वल मतलब बैलेंस करना है अपने को इक्वेशन को, तो लेंथ ज़्यादा है तो इसमें लेंथ है 4 मोर देन, अभी भी बात वही है कि लेंथ 4 ज़्यादा है, लेकिन वो 4 प्लस करके इसमें दिखा रहा था कि इक्वेशन इक्वेट कर जाए आपकी। तो एक्स माइनस वाई, वाई इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। ये दोनों आपकी इक्वेशन है। अब आपको क्या पूछा था? फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा आगे। अभी सोल्व करने का, अभी तक आपने केवल ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, ठीक है, तो आपको इसको सॉल्यूशन इसका होल्ड कर लेना है। जब मैं आपको 3.3 में एक मेथड पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप उस तरीके से कर लीजिएगा। अभी तो आपको ग्राफ से करना पड़ेगा, और आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ग्राफ से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अपन नंबर्स को हमेशा उधर ले जाते थे, तो इसको भी उधर ले जाकर सही से लिख लेते हैं। 8 ये अपने लिए 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब मैंने बोला था आपको कि हमेशा 2 इक्वेशन आएंगी, लेकिन ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन आ रही है और बाकी हमसे पूछेगा। तो कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक है साहब, लिखेंगे इज इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाली। सच द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। आपको एक ऐसी इक्वेशन इसको देखते हुए लिखनी कि पहली केस को फॉलो करे। पहला केस क्या है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, समझना बात को। ये जो इक्वेशन लिखी ना, इससे रिलेटेड आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन फॉलो करें। बहुत इजी है। अगर आपको मालूम है ना इंटरसेक्टिंग लाइन की केस क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला केस फॉलो करा दो, वो आंसर बन जाएगा। तो मान लो मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 7y इज इक्वल टू, कितना भी लिख दूँ,
6.5, अजीब सा कुछ भी लिख दो यार। अब देखो दिखा A1 A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, कटता ही नहीं। B1/B2 देखो वो 3 है, ये 7 है, दोनों इक्वेट करते हैं, नहीं करते। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये आपका आंसर है ये वाला। ये इक्वेशन आपने ऐसी लिख दी, जो इसके साथ देखोगे तो कैसी लाइंस बनाएंगी, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि आपने देख लिया ये होता है इंटरसेक्टिंग का केस, और ये फॉलो हो रहा है इधर से। अब इसके आप आंसर की में आंसर नहीं देख सकते, क्योंकि मेरा दिमाग इसमें काम किया और मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी। कोई यहाँ पे 7.5 लिख दे, कोई कुछ लिख दे, कोई कुछ भी लिख सकते हो भाई आप। तो यहाँ पे आप इसका आंसर परफेक्टली आपका किसी का मैच नहीं करे। हाँ चिटिंग मारोगे तो मैच कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पैरेलल लाइंस में पैरेलल का केस बना दो। इक्वेशन क्या अपनी 2x + 3y = 8। अब इसके पैरेलल बननी चाहिए। पैरेलल में याद रखना एक इक्वल दूसरा नॉट इक्वल। इक्वल बनाने के लिए मैं 7 to 7 लिख देता हूँ, इसको 7 लिख देता हूँ। अब बताओ A1/A2 2/2 1, B1/B2 3/3, ये भी 1, C1/C2 8/7, ये तो कैंसिल होता नहीं है। तो 1 1 इक्वल, ये नॉट इक्वल, इसका मतलब ये वाला केस और ये केस, यानी इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो आपको दिखेगा ये। और ये कब होता है, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो अब ऐसे कोइंसिडेंट लाइन का आप एक इक्वेशन लिख लीजिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन क्यों ऐड किया गया है इधर, ताकि इन तीनों क्वेश्चन से आप उस टेबल को याद कर पाओ, जो टेबल मैंने शुरुआत में बताई थी। ओके, तो उसको याद करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अब इसका एक क्वेश्चन और बचता है 7, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ग्राफ बनाओ जी, बना देंगे। एक इक्वेशन ये मिल रही है, एक इक्वेशन आपको ये मिल रही है। पहले तो ग्राफ बनाते, बाद में पूछेंगे इससे क्या चाहता है हमसे। x - y, 1 उधर गया तो माइनस का, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। 3x + 2y 12 उधर गया तो पॉजिटिव, सेकंड इक्वेशन है। ये हम उधर ले जाने का केस इसलिए करते हैं तो हम एक तरफ वेरिएबल रह जाए, एक तरफ नॉन वेरिएबल रह जाए, दिक्कत नहीं रहेगी कुछ भी। अब इसकी मेरे को टेबल बनानी, इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको उधर ले जाता हूँ। तो x = -1 और y उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब मुझे वैल्यूज रख के इसको, तो ये तो छोटा ही काम है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ x y। ओके, y की वैल्यू मान लो 0 रखूँ तो x आएगा -1, y की वैल्यू 1 रख दूँ, 1 रखूँगा तो 1 और 1 0 हो जाएगा ना, 1 प्लस का और ये -1, 1 रख के देखो इधर 0 हो जाएगा ये। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 3x 12 2y उधर गया माइनस का, x = 12 - 2y/3। तो भाई नीचे 3 है, उधर ऊपर जो भी है ना उसको ऐसा कुछ बनाओ जिससे 3 का डिवाइड चला जाए। बनाते हैं। इफ़ y = 0 पुट कर दूँ तो x = 12 - 2 × 0/3। तो 12 ये 0 है, 12 में 3 का डिवाइड करो कितना आएगा 4 आया। तो इसका मतलब पॉइंट क्या बना, ये तो x तो 4 और y कितना है 0। उसमें डायरेक्ट क्यों कर पाए थे, वो छोटा था, कर सकते थे, उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। इफ़ y = अब y की जगह मैं मान लो रख दूँ 3 रख दूँ। 3 रखने का रीज़न क्या है अभी देखो, y की जगह 3 रखा अपॉन 3, 3 2 जा 6, 6 12 में से गया तो बचेगा 6, 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो 2, यानी x 2 है और y कितना है 3 है। इसकी भी टेबल बना लेते हैं। सुनिए गौर से, मैं 2 वैल्यू वाली टेबल बनाता हूँ, 2 पॉइंट वाली टेबल बनाता हूँ। बहुत सारे टीचर 3 वैल्यू वाली टेबल बना सकते हैं, बनाते भी हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता, आपका ग्राफ सही बन सकता है। 3 वाली बनाओगे तो उसमें कभी गलती होगी नहीं, क्योंकि उससे आपको एक पॉइंट और चेक करने का मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2 वाली भी कर रहे हो और आप सही से कर रहे हो तो इसमें भी गलती नहीं होगी। ओके, तो गलती मत करो, इससे भी काम बना लो अपना। तो जी अपन बना देते हैं ग्राफ। ये हो गया x एक्सिस, x डैश, ये y डैश है, ये है ना डैश, ये बीच में ओ पॉइंट होता है, 0 बोल सकते हैं आप इसे। नंबरिंग में 0 था, पॉइंट का नाम लेता हूँ, ओ ले सकते हैं। ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पर दोनों एक्सिस काटते हैं वहाँ उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, यानी x भी 0 y भी 0। x की बड़ी से बड़ी वैल्यू देखो दोनों में, 4 से ज़्यादा मेरे को दिख ही नहीं रही कुछ। 1 2 3 4 दिख रही थी, 5 तक लिख दिया। माइनस में भी
1 है यहाँ पे, देखो माइनस में टेबल में -1 वैल्यू है ना, तो मैं इसको -1 2 ऐसे लिख देता हूँ, -1 -2, ठीक है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। y की बड़ी से बड़ी वैल्यू देखो वहाँ तो 1 है और यहाँ पे 3 है, कोई बड़ा काम नहीं है। 1 2 3 4 एक बढ़ा के लिख दिया मैंने। अब बात आती है माइनस में भी 1 लिख दिया। अब मुझे स्केल लिखना चाहिए इसका ऑन एक्स एक्सिस, 1 बिग बॉक्स। एक्स एक्सिस पे आपने कितने गैप छोड़ा भाई, 1 1 का, तो 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। एक बिग बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है एक्स एक्सिस पे। ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इक्वल टू, वहाँ पे भी एक का गैप है तो 1 यूनिट, वहाँ पे भी एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है। अगर आप चाहो तो दोनों का मिक्स भी लिख सकते हो, दोनों का सेम है, दोनों का अलग अलग भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। -1 0, -1 0 आपका ये बैठा है यहाँ पे, 0 1 0 1 ये बैठा है यहाँ पे। मैंने जल्दी लगा दिए पॉइंट, आप अगर डाउट हो ना आपको तो इसको आराम से लिख के कर सकते हो। इसकी इक्वेशन थी x - y इक्वल टू -1। सेकेंड 4 0, ये 4 0 रहा आपका। 2 3, 2 और 3 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ग्राफ में करना मेरी गलती हो सकती है क्योंकि मैं ग्राफ में नहीं कर रहा हूँ, मैंने लाइनें थोड़ी टेढ़ी बना रखी होंगी क्योंकि स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप इसकी इक्वेशन भी लिख दो 2y = 12। अब बात आती है अपने को आगे क्या पूछा था इसने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन कर दिया। अब बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमें वो कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस लाइन से और एक्स एक्सिस से, यानी ये लाइन और एक्स एक्सिस बनाए किसके, ट्राइंगल के। देखना वापस से, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट of the vertex of the triangle formed by these lines and x axis and shade the triangular region। वो ट्राइंगल आपको शेड करना है जो एक्स एक्सिस और इन लाइन से बना हो, यही है क्या, और मैंने शेड कर दिया। ऐसे आपको शेड करना है। तुम कहोगे सर ट्राइंगल तो ये बन रहा है, लेकिन ये लाइन और वाई एक्सिस की हेल्प से बन रहा है। एक्स तो आपका नीचे वाला है ना, एक्स की हेल्प से, और ये ट्राइंगल बन रहा है लाइन की हेल्प से, तो यही बनेगा। शेड कर दिया। कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0, इसका क्या था -1, 0। अब इसका यार देखो, मैं मेरे ग्राफ से तो आंसर इसका फिक्स नहीं बता पाऊंगा, आप उसका कोऑर्डिनेट मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 का कोऑर्डिनेट, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, इसका बी और इसका सी का कोऑर्डिनेट बताना आप, ठीक है। ये आप ग्राफ से करोगे तो आपको क्लियरली पता होगा कौन सा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी 3.2 और आपसे अगली मुलाकात होगी 3.3 में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।